जय हिंद साथियों, मैं इसकी दुबे आपके अपने यूट्यूब चैनल जेकब एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों इस समय इस सेशन में चल रहा है, जेकब एकेडमी के चैनल पे आपको अपलोड होगा हिंदी व्याकरण से संबंधित क्रिया का चैप्टर। और क्रिया के चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्म के आधार पे और दूसरा प्रयोग के आधार पे। तो इस सेशन में आपका मेरा एक वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने आपको कर्म के आधार पे जो क्रियाएं होती हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये चीज़ें मैंने आपको बताया है और वीडियो चैनल पे अपलोड है। और अकर्मक क्रिया क्या कहती है कि अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, और सकर्मक क्रिया क्या कहती है कि हमें कर्म की आवश्यकता होती है, बिना कर्म का हम नहीं चल पाएंगे। तो हिंदी व्याकरण के इस चैप्टर में जो क्रिया होती है, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं आपका, वो हमारी एक दैनिक जीवन की एक चर्चा है। कुछ भी करते हैं तो वो क्रिया ही उसको बोला जाता है। जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, गाते हैं, सोते हैं, ये सब हमारी क्या है, क्रियाएं हैं। अब वो किस प्रकार की क्रिया है, तो इसी चीज़ का उल्लेख हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बताया गया है और किया गया है। और जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपके आने वाले किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको बहुत ही कामगार होंगी। जैसे आपको सीटेट का आवेदन आ गया है और आपका एसएससी जीडी का भी आ गया है, तो इन सब चीज़ों में अब सीटेट में एक थोड़ा सा अलग है, जो क्या करता है कि पेडागॉगी हर सब्जेक्ट का पूछ देता है, यानी शिक्षा शास्त्र पूछ देता है। तो वो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और बहुत अच्छी तरीके से उसका प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा और एक्सरसाइज भी करवाया जाएगा। तो व्याकरण अभी चल रहा है और व्याकरण को पढ़ते रहिए, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम सुनाई दे रहा है कि मार्च तक होगा। और हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को हम परिभाषित करते हुए और उसका दो दो तीन तीन एग्जाम्पल देते हुए, आपको बताते हुए हम क्या करते हैं, चलते हैं। तो मैंने आपको कर्म के आधार पर क्रिया को बता दिया है। अब हम आपको आज बताएंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। तो पहला इसमें प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, और चौथा है सहायक क्रिया, और पांचवा है आपका संयुक्त क्रिया। तो ये इन पांचों चीज़ों को परिभाषित करते हुए और उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से आपको बताते हुए, समझाते हुए हम चलते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए कि हम आपको और भी चीज़ें, अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते रहें। तो आइए देखते हैं प्रयोग के आधार पे क्रिया के भेद 5 प्रकार की होती है, जिसमें से पहला आपका है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहती है कि जैसे हम किसी काम को अपने न करके दूसरे से करवाएं, या प्रेरणा दे कि मोहन से गीत गवाया, यानी गाना कौन गाया, मोहन ने गाया, तो मैंने दूसरे से उस कार्य को करवाया, वहीं पे आपकी क्या होती है, प्रेरणार्थक। प्रेरणा का मतलब होता है प्रेरणा हम दे रहे हैं किसी को, या किसी से उस कार्य को करवा रहे हैं। तो इसमें इसकी परिभाषा क्या हो जाती है आपका, कि जहाँ पर, जैसे परिभाषा इसका लिख लीजिए कि जहाँ पर कर्ता किसी काम को स्वयं न करके दूसरे से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, या वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यही है इसका परिभाषा, कि जहाँ पे कर्ता, यानी कर्ता का मतलब होता है सब्जेक्ट, कर्ता यानी मैं खुद या आप या कोई भी जिसका नाम हो, तो वो किसी कार्य को अपने स्वयं करके अपने स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाए। तो जहाँ पे दूसरे से करवाने की बात आ जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे हम कह दें कि शिक्षक ने गोलू से किताब पढ़वाया। यहाँ पे देखिए शिक्षक ने क्या किया कि किताब को स्वयं न पढ़ के वो किससे पढ़वा रहा है, तो गोलू से। किताब कौन पढ़ा, यानी गोलू पढ़ा। तो यहाँ पे यही कह रहा है परिभाषा, कि जहाँ पे कर्ता उस काम को स्वयं न करके, अब इसमें कर्ता क्या है, तो शिक्षक आपका कर्ता हो जाएगा।
और ये आपका कर्म हो जाएगा कि किताब पढ़वाया। किसके द्वारा पढ़वाया? तो गोलू के द्वारा पढ़वाया। तो जहाँ पे कर्ता किसी काम को स्वयं न करके दूसरे से करवाता है, वहाँ पे हमारी क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे रमेश ने महेश से फूल तुड़वाया। अब यहाँ पे देखिए रमेश क्या हो जाएगा? आपका कर्ता हो जाएगा। महेश अब फूल तोड़वाया, ये आपका कर्म हो जाएगा। और किससे तोड़वाया? तो महेश से तोड़वाया। तो ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएंगी। ये हमारी क्या हो जाएंगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएंगी। प्रेरणार्थक क्रिया का यही एग्जाम्पल होता है कि कर्ता उस काम को न करके किसी दूसरे से करवाता है, तो वही हमारी क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। दूसरा नंबर आपका क्या है? दूसरा है आपका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया यही कहती है कि जो क्रिया, यानी जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले हो गई हो, मुख्य क्रिया हमारी जो होती है उससे पहले भी कोई क्रिया हो गई हो, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कर्ता एक क्रिया को करके तुरंत कोई दूसरा कार्य करे, एक कार्य को करके तुरंत से कोई दूसरा कार्य करे, वहाँ पे हमारी क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे कर्ता एक कार्य को समाप्त करके और दूसरे कार्य में तुरंत लिपट जाए या लग जाए। जैसे हम नहाकर मंदिर चले गए, तो पहले तो मैंने क्या किया? नहाया, उसके बाद क्या किए? मंदिर चले गए। मैंने किताब पढ़ने से पहले चाय पी, तो मैंने क्या किया? पहले चाय पिया, उसके बाद किताब पढ़ा। मैं खाना खाकर सो गया, मैंने खाना खाया, उसके बाद जाकर सो गया। मैं वहाँ से पढ़कर घर आ गया, पहले तो पढ़ा वहाँ पे जाके, फिर क्या मैंने किया? घर आ गया। तो इसका एक जैसे मैं कह दूँ तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया क्या कहती है कि वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले आए या कर्ता किसी काम को करने के बाद कोई दूसरा कार्य करे, कोई दूसरा कार्य, यहाँ पे तुरंत लिख लीजिएगा, तुरंत करे, वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। बहुत ही अच्छा लाजवाब, बहुत ही एकदम एक नंबर का परिभाषा है इसका, कि जहाँ पे कर्ता किसी कार्य को करे और तुरंत उसके बाद कोई और कार्य करे, वहाँ पे हमारा क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। या मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया आती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दे दें कि रवि खाना खाकर सो गया। अब यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या काम है? ये आपका पहला कार्य है कि मैंने पहले क्या किया? खाना खाया, और फिर मैंने जाकर क्या किया? मैं सो गया। ये हमारा दूसरी क्रिया है। तो मैंने पहले क्या किया? पहले खाना खाया, उसके बाद जाके मैंने क्या हुआ? सो गया। तो जहाँ पे एक कार्य समाप्त करने के बाद तुरंत कोई दूसरा कार्य हम करें, वहाँ पे हमारी क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे मैं कह दूँ कि मैं चाय पीकर गाजीपुर चला गया, तो मैंने क्या कहा पहले? कि मैंने क्या पी? चाय पी। चाय पीना मेरा पहला कार्य हो गया। उसके बाद मैं कहाँ चला गया? तो गाजीपुर चला गया। तो ये हमारा दूसरा कार्य हो गया। तो इसी तरह आप भी एग्जाम्पल बहुत बना सकते हैं कि जैसे मैं नहाकर पढ़ने चला गया, मैं स्कूल जाकर किसी दुकान पे चला गया, मैं खाना खाकर पत्र लिखने लगा, वह पानी पीकर गाना गाने लगा, पहले पानी पिया फिर गाना। तो ये ऐसे जो क्रियाएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। आइए इसके आगे चलते हैं। आपका
तीसरे नंबर है हमारा आपका नाम धातु। नाम धातु बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल बस देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि नाम धातु क्या होता है। तो नाम धातु बहुत ही क्रिया के प्रयोग के आधार में आता है, और ये चीज़ हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे उसका एग्जाम्पल ही देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नाम धातु किसे कहते हैं। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कि आपके हौसला अफजाई करने से हमारा भी हौसला अफजाई हो और हम और भी अच्छी तरह से कंटेंट, किसी भी वीडियो, किसी भी चीज़ का हम आपको क्या करते रहें, प्रोवाइड करते रहें। नाम धातु क्या कहती है? तीसरा नंबर नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया तो यह कहता है कि यह क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। विशेषण से बनती है, या जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनती हैं उसे हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है हाथ, तो इसका हो जाएगा हथियाना। नहीं लोग कहते हैं हथिया दे, सही हो जीवा, हथियाना। लात, लतियाना, लात लतियाना। अगला आप लिख सकते हैं शर्म, शर्माना। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल इसको आप परिभाषित कर सकते हैं। जैसे हम कह दें कि लोभ, लोभ का हो जाएगा लुभाना। अपना, अपना का अपनाना। तो ऐसे जहाँ पे आप अंत में आना, आना, नाना, ये सब चीज़ें लगा दे सकते हैं, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, उसको फैला सकते हैं उसी शब्द में जोड़ करके, तो वहाँ पे हमारी क्या हो जाती है? नाम धातु क्रिया हो जाती है। जो ये हमारा जो है आपका ज़्यादातर आपको बोलचाल की भाषा में देखने को मिलेगा, और भोजपुरी के शब्दों में आप देखेंगे तो ज़्यादा ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो नाम धातु क्रिया यही होती है। चौथा नंबर है आपका सहायक क्रिया। चौथा नंबर है आपका सर जी सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या होती है? कि जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है या सहायक होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है या सहायक होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे हम कह दें कि राम जा रहा है, तो राम जा और जो रहा है यही हमारी क्या हो जाती है? आपकी सहायक क्रिया। राम जा रहा है, केवल हम राम जा लिख दें तो हमारे कहने का मतलब कि हम उसको आदेश दे रहे हैं कि राम जा, और हम कह दें कि राम जा रहा है तो वही, यानी राम जा रहा है, अपने से ही जा रहा है या मेरे कहने से ही जा रहा है, तो वहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया। तो रहा है, रही है, ये सब हमारी क्या होती हैं? सहायक क्रियाएं होती हैं। जैसे हम कह दें कि तुम पत्र लिख चुके हो, तो चुके हो जो है हमारी, यही हमारी क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। और मुख्य क्रिया हमारी क्या है? पत्र लिखना, यानी पत्र हमारी जो है वो हमारी मुख्य क्रिया है, और उसी को हम चुके हो लगा दिए तो वही हमारी क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया हो जाएगी। जैसे और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि सोहन पढ़ता है, तो ता है जो है वही हमारी क्या होगी? आपकी सहायक क्रिया होगी। आइए 5वें नंबर पे चलते हैं, आपका संयुक्त क्रिया।
संयुक्त क्रिया क्या कहती है कि मुख्य क्रिया से अलग एक और क्रिया जहाँ पे आती है, जैसे इसका परिभाषा है कि जहाँ पर मुख्य क्रिया के अलावा एक और क्रिया आए उसे ही संयुक्त क्रिया कहते हैं। जहाँ पे या वे क्रिया जो किसी दूसरे क्रिया से मिलकर बनती हैं उसे हम क्या कहते हैं, या इसका एक ये भी आप परिभाषा लिख सकते हैं कि वे क्रियाएं जो दूसरे की सहायता से मिलकर बनती हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, किसी भी चीज़ को जोड़ या संयुक्त कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वहाँ पे क्रिया जुड़ेगी तभी तो संयुक्त हो रहा है। तो संयुक्त क्रिया यही कहती है कि जहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया के साथ मिलकर बनती हो वहाँ पे हमारी क्या होती है, संयुक्त क्रिया होती है। जैसे हम कह दें कि बिल्ली छत से कूद गई, तो यहाँ पे छत और जो कूद गया है ये हमारा क्या होता है, संयुक्त कर रहा है, इसको जोड़ रहा है। यानी छत से जुड़ी थी और छत को छोड़ के क्या हुई, कूद गई। छत पे थी यानी उसका बॉडी छत से स्पर्श हुआ था और वो उसी चीज़ को क्या कि कूद गई तो उसको छोड़ दिया। तो वहाँ पे जहाँ पे दो क्रियाएं यानी दो क्रिया छत पर और बिल्ली कूद गई, तो दो क्रियाएं हुआ, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। जैसे तुम कहाँ गिरे पड़े हो, तुम कहाँ गिरे पड़े हो, गिरना और पड़ना दो चीज़ें हैं हमारा आपका, तो ये हमारी क्या हो जाती हैं आपका संयुक्त क्रिया। तो प्रयोग के आधार पे आपको 5 चीज़ें बताई गई कि क्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं, जो मैंने आपको बिल्कुल विधिवत बताया प्रयोग के आधार पे और उसको बिल्कुल परिभाषित करते हुए और एग्जाम्पल के साथ। तो साथियों पढ़ते रहिए, और भी चीज़ें हम आपको बताते हुए चलेंगे आगे, और बहुत सी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। वर्णमाला भी बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। ये इस समय क्रिया का सेशन चल रहा है, क्रिया आज ख़त्म। आगे हम आपको लेकर आएंगे विशेषण से संबंधित सब चीज़ें कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण क्या कार्य करता है किसी वाक्य में, तो वो सब चीज़ें विकारी में आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं। विकारी मैंने प्रारंभ किया है, विकारी में आपको बताना था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसके बाद अविकारी हम आपको बताएंगे। तो आपका ये दो चीज़ों शब्दों के वर्गीकरण में ये सब चीज़ें आती हैं। शब्दों के वर्गीकरण में विकारी और अविकारी आता है, तो विकारी खत्म होने वाला है, विशेषण पढ़ा देंगे, विकारी खत्म हो जाएगा। इसके बाद अविकारी आपको बताया जाएगा। अविकारी में क्या होता है, कौन से शब्द आते हैं, उसके भी कितने भेद होते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। तो ये सब चीज़ें हम आपको बताते हुए और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। तो आप मन लगा के पढ़ा करिए, क्योंकि कोशिश करते रहिए कोई भी एग्ज़ाम हो, और अपना टारगेट को बड़ा लेकर चलिए। बड़ा सोचेंगे तभी आप बड़ा बन सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि शेर ही जंगल का राजा क्यों होता है, क्योंकि उससे भी बड़े जानवर हैं, जो हमारा जिराफ हो गया, हाथी हो गई। तो अपने आप को इतना, तो शेर जंगल का राजा इसीलिए होता है क्योंकि वो अपने आप को ही सोचता है कि हम राजा हैं इसलिए वो राजा है, हम राजा हैं इसलिए राजा हैं। तो आप भी बस यही सोच के चलिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको एकदम कंठस्थ करें। जितना भी आप पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, लेकिन एकदम मन लगा के पढ़िए, एकदम मन को अस्थिर करके पढ़िए, और आप जितना जल्दी सक्सेस हो जाए हमारी यही कामना है। मैं यही कोशिश करता हूं कि मेरे बच्चे जो भी वीडियो को देख रहे हैं या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इतना अच्छी से तैयारी करें आपको, और अपना लेवल को हाई लेकर चलिए। कभी भी किसी भी चीज़ को छोटा नहीं आंकना चाहिए। कंपटीशन कैसा भी हो उसे कभी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही टफ कंपटीशन हो चुका है पहले की अपेक्षा। तो जो चीज़ें हिंदी में आपको बताई जा रही हैं, और भी चीज़ें आपको, इंग्लिश का भी सेशन चल रहा है, इंग्लिश के साथ साथ टेट से संबंधित बच्चों के लिए आपका साइकोलॉजी अनूप सर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हुए चलते हैं। तो
चैनल को सर जी ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करते रहिए कि हम भी आगे किसी भी चीज़ के लिए जा सकें और आपके लिए हर एक चीज़ को प्रोवाइड किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हार्दिक धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद देते हुए यहीं पे वीडियो को रोकते हैं और आगे हम आपको विशेषण बताएंगे और क्रिया यहीं पे समाप्त होगी। तो जय हिंद साथियों, जय जय काव्य अकेडमी।